नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आलो आंधारी बीबी हालदार का आत्मकथांश। अब तक हमने पढ़ा कि बीबी हालदार का विवाह बहुत कम उम्र में एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कर दिया जाता है, जिससे उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है और कम उम्र में ही वह 3 बच्चों की मां बन जाती है और उसके पति के अत्याचारों से परेशान होकर वह घर और उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाती है, जहां वह अपना जीवन यापन करने के लिए रोज़गार की तलाश में है। सुनील नामक व्यक्ति के सहयोग से उसे रोज़गार भी मिलता है एक बहुत अच्छे घर में, जहां घर का मालिक जो है उसे बेटी की भांति अपना समझता है। और अब बेबी हालदार को ये लगता है कि एक ही घर में काम करके उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो वो कहीं और भी काम की तलाश करती है। किंतु घर के मालिक द्वारा ये कहना कि तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है महीने भर का, तब उसे शर्म भी आती है। उसके बाद फिर वह कभी जिक्र नहीं करती, किंतु उसे फिर भी लगता है कि उसको अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कहीं और भी काम करने की आवश्यकता है। केवल एक ही घर में काम करके उसके जीवन का गुजारा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। अब देखें, अब पढ़ते हैं हम आगे। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बलपूर्वक ज़बरदस्ती उन्होंने पूछा एक बार, अच्छा बेबी, ये तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। वो अपनी दिनचर्या बता देती है पूरी, और रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना, और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। तो वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या। बिना किए और कोई चाला भी तो नहीं। यदि मैं कहीं और कोई काम और नहीं करूँगी तो कोई उपाय भी नहीं है जीवन यापन करने का। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यानी तुम मुझे अपना पिता, भाई, माँ, बंधु सब कुछ मान सकती हो। ये कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। घर का मालिक बेबी से ये कहता है कि तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो या इधर तुम्हारा कोई नहीं है। यानी कि एक पिता की भांति एक बेटी की तरह वो उसे अपना समझ करके और उसके सहयोग करने की बात रखता है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो, मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं। देखो, तातुश यानी पिता। तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। यानी मेरे बच्चे मुझे तातुश कहकर बुलाते हैं और तुम भी वही कह सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, यानी कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, इस घर की लड़की हो, यानी इस घर की बेटी हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं और तुम यहाँ पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे ज़बान ही नहीं थी। मैं किचन में काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहे, वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई, यानी मेरा बड़ा लड़का यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा, बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने कहा, हाँ।
मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। यानी कि बेबी को भी ये लगा कि एक बार तातुश को बताना चाहिए था, उसने बिना बताए अपना घर बदल लिया। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। बेबी कहती है, ये सोचती है वो अपने मन में कि मेरे नहीं बताने से उन्हें दुख हुआ, ये तो मैं समझ में आता है मुझे, किंतु उन्हें पता चला कैसे। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। यानी कि इसकी असमंजस को लेखिका की असमंजस को तातुश ने स्वयं ये बताकर कि सुनील ने बताया था साफ कर दी, स्पष्ट कर दिया बात को। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुश के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, लेखिका को भी बुरा लगा इस बात का कि उसने तातुश को नहीं बताया, उसने घर बदल लिया और सुनील के माध्यम से उसे ये बात इस तरीके से पता चली। ये देखकर बेबी को भी बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। लेखिका को भी लगा कि मैंने गलत किया है। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी, यानी सफाई कर रही थी। वह बोले, जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थीं। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई, यानी कि उसको वो बिल्कुल दुखी होकर रह गई, निराश होकर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्योंकि इस बात को तातुश नहीं जानते, हम पाठक जानते हैं कि बेबी हवलदार की पढ़ाई कम उम्र में विवाह के कारण बीच में रुक गई थी, जबकि वह पढ़ना चाहती थी, पढ़ने की उसकी बहुत इच्छा थी, किंतु उसको अपनी इच्छा को वहीं पर ख़त्म कर देना पड़ा था परिस्थितियों वश। हाँ, जब वो हंसकर जाने लगी तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी-7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, बहुत धीरे धीरे बोलते थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो है, यानी मुझे बहुत सारे नाम याद है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त और सुकुमार राय।
मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक़ है? मैंने कहा, शौक़ होने से भी क्या, शौक़ होने से क्या होता है, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने कितनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं? यानी कि तुम तो रोज़ सफाई करती हो, तुम देखती हो, तुम्हें क्या पता नहीं कि मैंने इतनी सारी किताबें क्यों रखी हुई है। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? तातुश कहते हैं, जब मैं पढ़ सकता हूँ इस अवस्था में तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम ज़रा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुँह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार में बेला तस्लीमा नासरीन। बंगाली में लिखा हुआ वाक्य उसने पढ़ा। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती हो तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, ये किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना। समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है, यानी उसे मेरा ही एक काम समझते हुए तुम्हें उसे करना है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुश ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉअर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या कितना सही होगा, कि कोई ठिकाना नहीं कि मैं जो लिखूंगी वो पता नहीं कितना सही होगा और कितना गलत होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? तो मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, ज़रूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज़ लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती, दोनों काम चलते। कौन से दोनों काम चलते? लिखने का और जो किताब तातुश ने उसे दी थी बेबी को, वो किताब पढ़ना, दोनों कार्य साथ साथ चल रहे थे उसके। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा, यानी कि तुम्हारा लाड और भी अधिक हो जाएगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते, यानी कि बहुत देर रात तक वो लिखती रहती। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती हूँ, कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। उस घर में असुविधाओं को लेकर के वो उस घर को भी छोड़ना चाहती थी। सब समय में यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है, कि उससे अच्छी जगह उसे कहाँ मिल सकती है, ऐसा सोचती वो। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था क्योंकि सूअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। बिल्कुल उसने यथार्थ लिखा है लेखिका ने। जो परिस्थितियाँ उसके जीवन में आई है उनके विषय में उसने बहुत यथार्थता के साथ बहुत सहजतापूर्वक वर्णन किया है। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सूअर भगाए। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता,
लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती, यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी अर्थात गुलाम हूं कि वह सब सुनना ही पड़ेगा? घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, यानी कि कोई नानुपुर करती नहीं हूँ, पूरा का पूरा भाड़ा देती हूँ। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिल आती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। पुरानी कोठी की सहेली यानी कि जहाँ पहले वह रहती थी, वहाँ की उसकी मित्रता है सविता के साथ। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। देखो, ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता, एक अकेली स्त्री को लेकर के लोगों की दकियानुसी विचारधारा, जिसके कारण यदि उसे आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है तो इस प्रकार की नज़रों से उसे देखते हैं मानो वह कोई अपराध करके आई हो। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? यदि वो बाज़ार भी कभी जाती तो देखो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री जो है वो उसे इस तरह से कहती कि तू रोज़ रोज़ कहाँ जाती है, मानो वो उसकी गुलाम हो। मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या, मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े यानी आसपास के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आँख मुँह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती? जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती थी। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। देखो, इन सारी समस्याओं का एक अकेली स्त्री को सामना करना पड़ता। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बना बाहर निकल आती। इसी तरह जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुश के यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनकी किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो खुशी से मैं सब भूल जाती। वो सब जो उसके साथ होता, रास्ते में, घर के आसपास, जो कुछ भी उसके साथ एक अकेली स्त्री होने के नाते जो कुछ भी उसे झेलना, भोगना, सहन करना पड़ता, उस सबको वो भूल जाती। तातुश के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुश से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे। अब देखिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।